हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी एक बार फिर आपके लिए लेके आ गई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। यस फ्रेंड्स, 2018 केंद्रीय विद्यालय फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन ओल्ड क्वेश्चन पेपर के साथ। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 यानी कि आज से 5 साल पहले 4 इयर्स बिफोर ये वैकेंसी आई थी केवीएस के द्वारा, आप सभी को पता है। तो उस ओल्ड क्वेश्चन पेपर को, जो कि सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है जिसमें 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट से पूछे गए थे, उस क्वेश्चन पेपर को हमने आज के इस वीडियो में कवर किया है। और 51 टू 100 क्वेश्चन ही हम इस क्वेश्चन पेपर में आपको बताने वाले हैं, यानी कि सिर्फ 50 क्वेश्चन ही हम आपको बताएंगे और बाकी के नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट पार्ट में जरूर प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो केवीएस 2018 फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन ओल्ड क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में यानी 51 में पूछा गया है कि द कैरियर्स हु शेड द इन्फेक्शियस एजेंट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड, यानी कि वे वाहक जो लघु कालावधि के लिए संक्रामक अभिकर्ता को अलग कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं या वो क्या कहलाते हैं। तो गेस कीजिए आप सभी की करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों यहाँ पे। तो सभी ऑप्शंस को देख के आपने करेक्ट आंसर गेस ही कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। इंक्यूबेटरी कैरियर्स के रूप में इन्हें जाना जाता है, यानी कि ऊष्मायनी वाहक। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, वाहक यानी कि कैरियर्स होते क्या हैं। तो जब कोई भी जो कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं उनको किस रूप में जाना जाता है, कम्युनिकेबल डिसीजेज यानी कि इन्फेक्शियस डिसीजेज जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजेन से कॉज होते हैं और वो एक रोगी व्यक्ति से किसी हेल्दी व्यक्ति को पहुंचते हैं डिफरेंट मीन्स ऑफ स्प्रेड के थ्रू, यानी कि या तो एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, फिजिकल कांटेक्ट यानी डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू, या फिर वेक्टर्स के थ्रू ये डिसीजेज जो हैं एक अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन तक पहुंचते हैं, इसीलिए इनको कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। तो हम इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं वेक्टर्स के बारे में। तो जब भी कोई एनिमल यानी कि कैरियर्स विच एनिमल्स विच कैरी द डिसीज फ्रॉम अनहेल्दी पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, यानी कि वो एनिमल्स या जब भी कोई एक जंतुओं की बात की जाती है जिसमें कि मक्खी यानी कि मॉस्क्यूटो, हाउस फ्लाई, कॉकरोच, डॉग, रैट, ये सभी शामिल किए जाते हैं। तो जब भी किसी एनिमल के थ्रू जो है इन डिसीजेस को किसी अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर किया जाता है तो उसे वेक्टर कहते हैं या कैरियर के रूप में उन्हें जाना जाता है। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन से टाइप होते हैं वेक्टर के जो कि लघु कालावधि के लिए संक्रामक अभिकर्ता को अलग कर देते हैं। तो वो इंक्यूबेटरी कैरियर के रूप में जाने जाते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि व्हाट काइंड ऑफ वर्कआउट लीड्स टू इंक्रीज्ड मसल मास एंड स्ट्रेंथ, यानी कि किस प्रकार के विकास के कारण वर्धित पेशी मास तथा बल का परिणाम सामने आता है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। स्पीड ट्रेनिंग की बात यहाँ पे की जा रही है। मींस स्पीड ट्रेनिंग ही वो वर्कआउट है जिसकी वजह से इंक्रीज्ड मसल मास यानी कि और स्ट्रेंथ जो है देखने को मिलता है, यानी कि इस तरह के जो वर्कआउट है यानी ट्रेनिंग जो है जो हमारे मसल्स होती हैं उनके मास को बढ़ाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लीन मास तथा फैट मास के संदर्भ में शरीर का मेकअप है, यानी कि मेकअप ऑफ द बॉडी इन टर्म्स ऑफ लीन मास एंड फैट मास इज। तो बताइए क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। हम थोड़ा सा टाइम आपको यहाँ पे देते हुए चलेंगे ताकि आप करेक्ट आंसर गेस कर सकें और सभी ने करेक्ट आंसर गेस कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। मींस पेशी, अस्थि, महत्वपूर्ण ऊतक तथा अंग, मसल, बोन, वाइटल टिश्यू एंड ऑर्गन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि इन 2018 एशियन गेम्स हु वन गोल्ड मेडल इन मेंस ट्रिपल जंप, यानी कि वर्ष 2018 के एशियाई खेलों में किसने पुरुषों के ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर, बताइए क्या होगा यहाँ पे, 2 तेजिंदर सिंह इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अचीवमेंट मोटिवेशन इज डिफाइंड एज, यानी कि उपलब्धि अभिप्रेरण को निम्न में से किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के एग्जाम्स में, जिसके लिए आपको आपके कॉन्सेप्ट
क्लियर होना बहुत ज़रूरी है और तभी आप आंसर कर सकते हैं। तो समझिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उपलब्धि अभिप्रेरण यानी कि अचीवमेंट मोटिवेशन को किस तरह से परिभाषित किया जाता है। और देखिए जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि स्पोर्ट स्पेसिफिक अचीवमेंट सिचुएशन, यानी कि खेल विशिष्ट उपलब्धि स्थिति जो है यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेट एंड डायमीटर ऑफ हॉकी बॉल ओके शुड बी, यानी कि हॉकी बॉल का वजन और व्यास कितना होना चाहिए। तो सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और बताइए क्या है करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 156 to 163 ग्राम एंड 71.3 to 74.8 mm, यानी कि जो इसका वेट होता है हॉकी बॉल का वो 156 से 163 ग्राम होता है और जो यहाँ पे डायमीटर होता है बॉल का वो होता है 71.3 से 74.8 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स हैव नेवर बीन एब्सेंट फ्रॉम मॉडर्न समर ओलंपिक प्रोग्राम, यानी कि जो ग्रीष्मकालीन यानी कि आधुनिक मॉडर्न ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स होते हैं, तो इन सभी लिस्ट में से आपको बताना है कि कौन से ऐसे इवेंट्स हैं, स्पोर्ट्स हैं जो कि हर बार ओलंपिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का हिस्सा रहे हैं और कभी भी जो है ये अनुपस्थित नहीं रहे हैं, यानी कि हर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में इन्हें शामिल किया गया है। तो दोस्तों सही आंसर आप सभी ने गैस ही कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, यानी कि ए एथलेटिक्स, देन सी यानी कि रेसलिंग, देन ई यानी कि बॉक्सिंग और लास्ट में जो दिया है आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक। ये सभी इवेंट्स, ये चारों इवेंट्स फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स यानी 1896 से ही ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का हिस्सा रहे हैं और बाकी सभी ओलंपिक्स में इनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सिटी वेयर वर्ल्ड कप मेन हॉकी चैंपियनशिप वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 2018, यानी कि 2018 उस शहर का नाम बताना है आपको जहां पे 2018 में पुरुषों का विश्व कप हॉकी चैंपियनशिप खेल का आयोजन हुआ था। तो दोस्तों बताइए क्या है करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 न्यू दिल्ली इज करेक्ट आंसर। 2018 की बात यहाँ पे की जा रही है, सॉरी फ्रेंड्स, 2018 वर्ल्ड कप मेन हॉकी चैंपियनशिप की बात की जा रही है। तो इसका सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 होगा, आई थिंक भुवनेश्वर। जी हाँ दोस्तों, भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया था। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 एंड इट इज आस्किंग दैट, यह किसका मानना है कि उपलब्धि, संबंधन तथा शक्ति यानी कि अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर आर 3 इंपॉर्टेंट नीड्स दैट एक्सप्लेन मोटिवेशन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको चेक करना है और इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि किसके अनुसार यह कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहन का मानना है कि अभिप्रेरित करने के लिए सही प्रदान करना आवश्यक है, यानी कि कोहन सजेस्टेड दैट टू मोटिवेट, यानी कि किसी को मोटिवेट करना है तो किस चीज की आवश्यकता होती है। इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड द राइट, तो क्या प्रदान किया जाना चाहिए, पुरस्कार इज करेक्ट आंसर, यानी कि किसी को प्रेरित करने के लिए उसे रिवार्ड देना आवश्यक है ताकि वो मोटिवेट हो सके और उस काम को करने के लिए जो है प्रेरित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग टारगेट हार्ट रेट, यानी कि लक्ष्य हृदय गति दर की गणना करने हेतु जो फॉर्मूला होता है वो निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो पढ़िए आप इन सभी फॉर्मूलों को और बताइए क्या है करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 180 माइनस एज इंटू 60% इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस ओपन टेनिस 2018 में कोच किए जाने के लिए चेतावनी दिए जाने पर सेरेना विलियम्स पर कितनी राशि का जुर्माना लगाया गया, यानी कि मेंशन द फाइन इम्पोज्ड ऑन सेरेना विलियम्स फॉर बीइंग वार्न्ड ऑफ कोचिंग इन द यूएस ओपन टेनिस 2018। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 $3,000 $3,000 का जो है $3,000 का जो है जुर्माना लगाया गया था सेरेना विलियम्स पे। ओके, नेक्स्ट, एनालिसिस इज अ पार्ट ऑफ, यानी कि विश्लेषण जो होता है वो निम्नलिखित में से किसका भाग होता है। तो एनालिसिस करना, किसी के बारे में एनालाइज करना, तो आप समझ ही गए होंगे कि किसका हिस्सा है। देखिए कॉग्निटिव क्षेत्र का, यानी कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट,
द रेंज ऑफ पॉसिबल मूवमेंट अराउंड अ जॉइंट, यानी कि किसी जोड़ के चारों ओर संभावित संचालन का परास, यानी कि किसी जोड़ के चारों ओर कितनी जो है मूवमेंट या जो है हो सकती है, उस रेंज को हम क्या कहते हैं? तो इसे किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? इसे फ्लेक्सिबिलिटी के रूप में जाना जाता है। ओके, दिस इज करेक्ट आंसर। और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में जाना जाता है, ये आप सभी को पता है। इसके अलावा स्पीड, एजिलिटी और कोऑर्डिनेशन जो होते हैं ये स्किल रिलेटेड कंपोनेंट्स के रूप में जाने जाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग एनर्जी बाय फॉर्मिंग एटीपी फ्रॉम अदर केमिकल सोर्सेज, यानी कि अन्य रासायनिक स्रोतों से, सोर्सेज से एटीपी का निर्माण कर ऊर्जा स्टोरेज यानी कि भंडारण यानी कि स्टोरिंग एनर्जी को किस प्रोसेस के रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है फॉस्फोरिलेशन के रूप में। इट इज नोन एज फॉस्फोरिलीकरण, यानी कि फॉस्फोरिलेशन इज करेक्ट आंसर। अमीवा रुग्णता यानी कि अमीबियासिस की बात की जा रही है दोस्तों। अमीबियासिस जो रोग होता है, जो किसी संक्रामक अभिकर्ता की उपस्थिति के कारण होता है, जिसे कहा जाता है, यानी हम आपको बता दें कि पूछा जा रहा है कि जो अमीबियासिस डिसीज है वो किस पैथोजेन से होता है, यानी किस इन्फेक्शियस एजेंट से होता है ये डिसीज। तो आप बताइए यहाँ पे क्या होगा? अमीबियासिस नाम है। अमीबा जो है वो एक प्रकार का प्रोटोजोवा होता है दोस्तों, जो कि एक सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, आप सभी को पता है। तो आपने गैस ही कर लिया होगा कि प्रोटोजोवा है अमीबा, और अमीबियासिस जो है वो एक प्रकार का प्रोटोजोवा जनित यानी कि प्रोटोजोवल डिसीज के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग मेथड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण विधि का उत्तम तरीके से वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर बताइए क्या है करेक्ट यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। यह एक सतत प्रशिक्षण है, इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस ट्रेनिंग, यानी कि प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण विधि एक प्रकार की कंटिन्यूअस ट्रेनिंग के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट, जब पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है तब क्या होता है? एंड बात की जा रही है कि व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरीन इज एडेड टू वाटर, एंड करेक्ट आंसर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फॉर्म्ड, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है जब पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर सिंथेटिक ड्रग्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित नशीला पदार्थ है, यानी कि बनाया गया है जो नेचुरल नहीं है और सिंथेटिक ड्रग में शामिल किया जाता है, जिसकी संरचना एड्रेनालिन के समान होती है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 बारबिटूरेट्स इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, यानी कि मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? और द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और बात की जा रही है यहाँ पे मॉडर्न डेफिनेशन या मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि आधुनिक मनोविज्ञान जो है वो किसका अध्ययन है? तो व्यवहार के अध्ययन के रूप में जो है साइकोलॉजी को जाना जाता है करेंटली। ओके, नेक्स्ट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल ऑफ द कम्युनिटी इन प्रोजेक्ट्स टू सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम्स, यानी कि लोगों की अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए सामुदायिक परियोजना में उन्हें शामिल किया जाना क्या कहलाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 सामुदायिक भागीदारी, यानी कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। बात की जा रही है कि जब इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल ऑफ कम्युनिटी, यानी कि कम्युनिटी के लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है किसी समस्या को सुलझाने के लिए, तो इसे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के रूप में जाना जाता है। बैरन पियरे दी कुबर्टिन ने किस वर्ष में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किया था? एंड बात की जा रही है IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन, तो 23 जून 1894 यानी कि 23 जून 1894 को बैरन पियरे दी कुबर्टिन ने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किया था। नेक्स्ट, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, यानी कि ISSP इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर
3 ब्रूस ऑग्लिव इज करेक्ट आंसर। और अभी आपसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि ISSP के करंट अध्यक्ष कौन है, तो ये भी आपको चेक करना है। नेक्स्ट, द मोर फिट पर्सन इज लेस लाइकली टू इम्प्रूव फर्दर एंड दस मे बी अनड्यूली पेनलाइज्ड इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ, यानी कि सर्वाधिक स्वस्थ व्यक्ति में और अधिक सुधार नहीं हो सकता और इस प्रकार उसे अनुचित रूप से दंडित होना पड़ता है, यह किसकी व्याख्या है? तो समझिए क्वेश्चन को कि क्या पूछा जा रहा है इसमें। द मोर फिट पर्सन इज लेस लाइकली टू इम्प्रूव फर्दर, यानी कि सर्वाधिक स्वस्थ व्यक्ति में और अधिक सुधार नहीं हो सकता और इस प्रकार उसे अनुचित रूप से दंडित होना पड़ता है। तो ये किस प्रकार की बात की जा रही है कि इट इज टेलिंग अबाउट प्रिंसिपल ऑफ डिमिनाइजिंग रिटर्न्स, यानी कि ह्रासमान प्रतिफल के सिद्धांत के रूप में यहाँ पे बात की जा रही है। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस कैन बी डेवलप्ड विथ, यानी कि बल सहन शक्ति को डेवलप किया जा सकता है। प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज, कैलिस्थेनिक, बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग, हिल रनिंग, इन चारों में से क्या सही ऑप्शन होगा? आप सभी ने करेक्ट आंसर गैस ही कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ईयर प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेज जो होते हैं वो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए सबसे अच्छे होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट डेकाथलॉन? तो देखिए दोस्तों, बात की जा रही है कि डेकाथलॉन जो कि पुरुषों के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता है और 2 दिन में इसका आयोजन किया जाता है। 5 इवेंट्स 2 दिन में आयोजित हुए जाते हैं, कुल 10 इवेंट्स इसमें शामिल होते हैं, इसीलिए इसका नाम है डेकाथलॉन। तो ये जो है इसके बारे में कौन से कथन जो है वो सही है आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है, दैट A और C जो है वो यहाँ पे सही है। तो देखिए पहले दिन लॉन्ग जंप जो होता है वो पहले दिन की दूसरी प्रतियोगिता होती है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि आपको मालूम है कि जो सबसे पहले यहाँ पे 100 मीटर रेस होती है डेकाथलॉन के पहले दिन में पहला इवेंट, फिर लॉन्ग जंप, फिर शॉर्ट पुट, फिर हाई जंप होता है। ओके दोस्तों, तो लॉन्ग जंप यानी लंबी कूद पहले दिन की दूसरी प्रतियोगिता होती है, ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। और फिर देखिए ऑप्शन नंबर C, यानी कि 110 मीटर की बाधा दौड़ जो होती है वो दूसरे दिन की पहली प्रतियोगिता होती है, ये भी यहाँ पे सही है। और इसके अलावा कौन से इवेंट होते हैं देखिए, तो दूसरे दिन डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जेवलिन थ्रो और 1500 मीटर रेस का आयोजन भी किया जाता है दूसरे दिन, तो ये यहाँ पे सही है। और देखिए जो यहाँ पे दिया हुआ है कि 400 मीटर जो दौड़ होती है वो पहले दिन की दूसरी अंतिम प्रतियोगिता है, ये यहाँ पे गलत है क्योंकि 400 मीटर की दौड़ जो होती है वो पहले दिन की अंतिम प्रतियोगिता होती है, ना कि दूसरी अंतिम प्रतियोगिता, तो ये गलत हो गया। और डिस्कस थ्रो जो है वो दूसरे दिन की दूसरी अंतिम प्रतियोगिता होती है, ये भी यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि जो डिस्कस थ्रो होता है वो दूसरे दिन की दूसरी प्रतियोगिता होती है। पहले नंबर पे होता है 110 मीटर बाधा दौड़ और दूसरे दिन जो होता है तो वो डिस्कस थ्रो ही होता है दूसरे नंबर पे। तो इस तरह से आपको सही सीक्वेंस अगर पता नहीं है तो आप इस तरह के आंसर्स को गेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको सभी इवेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। A और C यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि व्हेन पीपल अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम दे विल मोर रेडली एक्ट टू सॉल्व इट, यानी कि जब लोग किसी समस्या को समझेंगे तो वे अधिक तत्परता से इसे सुलझाने का कार्य करेंगे। तो यह क्या होता है या क्या कहलाता है देखिए, तो ये है ऑप्शन नंबर 2 सामुदायिक भागीदारी के सिद्धांत के रूप में, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के रूप में इसे जाना जाता है। और दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसलिए हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं बाकी के वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे बाकी के क्वेश्चंस। तो आज का वीडियो हम लास्ट एक क्वेश्चन से होमवर्क क्वेश्चन के साथ फिनिश करेंगे कि विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ इथिकल गाइडलाइंस फॉर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन खेल मनोवैज्ञानिक के लिए नैतिक दिशा निर्देशों का मांग नहीं है। तो इस होमवर्क क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें लिख के बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं बाकी की क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।